हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल में। दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में लेसन 1 शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व पर चर्चा की थी। आज हम लोग लेसन 2 लेने वाले हैं, शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आइए देखते हैं जो उद्देश्य है, उद्देश्य की अवधारणा। उद्देश्य शब्द है यह दोस्तों उत्धन दिश शब्द से हुई है, जहां उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर और दिश का अर्थ होता है दिशा दिखाना। इसलिए उद्देश्य का अर्थ है उच्च दिशा का संकेत या किसी कार्य को दिशा देना होता है। यह किसी कार्य के पीछे की स्पष्ट दिशा और लक्ष्य को दर्शाता है। अगला हेडिंग है वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देख लेते हैं एक बार। पहला है देश की परिस्थितियाँ। देश की परिस्थितियाँ दोस्तों क्या है? किसी देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। शिक्षा प्रणाली को इन परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया जाता है। ठीक है। और दूसरा हेडिंग है उच्च एवं महान आदर्श। शिक्षा का उद्देश्य समाज और राष्ट्र के उच्च आदर्शों जैसे नैतिक, सत्य, अहिंसा, समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना होता है। तीसरा हेडिंग है तकनीकी उन्नति। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ शिक्षा के उद्देश्य में बदलाव होता है ताकि विद्यार्थी आधुनिक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकें। ठीक है। और अगला हेडिंग है दर्शन। दर्शन जो है दोस्तों, यह शिक्षा के उद्देश्य विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद से प्रभावित होते हैं, जो शिक्षा की दिशा तय करते हैं। पांचवा है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में दोस्तों शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहित करती है। ठीक है। यह है सर्वांगीण विकास। सभी को जो है, चाहे सामाजिक हो, नैतिक हो और आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो दोस्तों, तो जब सर्वांगीण विकास होता है वहाँ पर। ठीक है। तो छठवां है व्यक्ति की अवधारणाएं। व्यक्ति की अवधारणाएं क्या क्या होती है देखिएगा। व्यक्ति की सोच, मानसिकता और रुचियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं ताकि उनकी क्षमताओं का विकास हो सके। ठीक है। और अगला हेडिंग है सातवां उद्देश्य की स्पष्टता। शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्ट और व्यवहारिक होना आवश्यक है ताकि वे समाज और व्यक्ति के हित में प्रभावी रूप से लागू किए जा सकें। और अगला हेडिंग है शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला है अच्छा चरित्र निर्माण। ठीक है। अच्छा चरित्र निर्माण। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है कि चरित्र का निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। चरित्र का निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन आजकल शिक्षा का उद्देश्य कुछ और ही हो गया है दोस्तों। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख रहे हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला है दूसरा है शारीरिक विकास का उद्देश्य। ठीक है। और अरस्तु ने क्या कहा है शारीरिक विकास के उद्देश्य में? अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मतलब दोस्तों, जब शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क ऑटोमेटिक जो है वह सही रहेगा, अच्छे से कार्य करेगा। तीसरा हेडिंग है ज्ञान संबंधी। ज्ञान संबंधी में सुकरात ने क्या कहा है? सुकरात ने कहा है कि सच्चा ज्ञान यह जानना है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है। और अगला हेडिंग जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन के उद्देश्य में हार्न ने क्या कहा है जानते हैं, क्योंकि ये दोस्तों किसी के अनुसार अगर लिखेंगे तो नंबर पूरा पूरा आएगा। तो हार्न के अनुसार देख लेते हैं, मनुष्य रोटी के बिना नहीं रह सकता, पर वह केवल रोटी से ही नहीं रह सकता, मानवीयता एवं आध्यात्मिकता के बिना भी नहीं। ठीक है। और पांचवा है आत्माभिव्यक्ति का विकास। शिक्षा से व्यक्ति अपने विचार और भावनाएं खुलकर व्यक्त करना सीखता है। और छठवां है सांस्कृतिक विकास। शिक्षा से
व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं को समझता और उनका सम्मान करता है। ठीक है, यह है सांस्कृतिक विकास। और सातवां है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या है कि शिक्षा व्यक्ति को अच्छे संबंध बनाना और समाज में मिलजुल कर रहना सिखाती है। और आठवां है नागरिकता का विकास। शिक्षा व्यक्ति को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की समझ देती है, जिससे वह अच्छा नागरिक बनता है। और नौवां है आध्यात्मिक विकास। शिक्षा से व्यक्ति में अच्छे विचार, नैतिकता और आत्मिक शांति आती है। और 10वां हेडिंग है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में दोस्तों शिक्षा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक रूप से व्यक्ति के संपूर्ण विकास में मदद करती है। ठीक है, और सर्वांगीण विकास दोस्तों इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिला होगा, आगे भी मिलते ही रहेगा। ठीक है, और आगे हम देखते हैं अगला हेडिंग है हमारा शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य है इसको हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्य में हम पढ़ने वाले हैं एक औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है और दूरस्थ शिक्षा क्या क्या है। तो औपचारिक शिक्षा में हम लोग देखेंगे इसे नियमित शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो औपचारिक शिक्षा है इसमें जो है यह शिक्षा विद्यालय में दी जाती है। ठीक है, इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और आप निश्चित समय में और निश्चित स्थान पर सीखते हैं। ठीक है, इसमें निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित स्थान और निर्धारित विधि होती है। ठीक है, और औपचारिक शिक्षा में सीधे आप जो है विद्यालय से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप विद्यालय जाते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर निश्चित पाठ्यक्रम होता है और टीचर होते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसमें स्थान, समय और अध्यापक समान होते हैं। ठीक है, और अगला हेडिंग है जो जॉन डेवी है दोस्तों। जॉन डेवी ने कहा है कि औपचारिक शिक्षा के बिना जटिल समाज के साधनों और उपलब्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति द्वार खोलती है जिसे बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, जो आप अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा आप नहीं सीख सकते, क्योंकि औपचारिक शिक्षा दोस्तों वहाँ पर टीचर होंगे और आपको गाइड किया जाएगा, आपको निश्चित समय के अनुसार आपको उतना समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या है कि आप उसमें जो है अपने आप से सीखेंगे, ठीक समाज से सीखेंगे, तो वहाँ पर आपको जो है समस्या आने वाली हैं। तो औपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या क्या है देख लेते हैं। पहला विशेषता है औपचारिक शिक्षा नियमित होती है। ठीक है, आप कॉलेज स्कूल जाते हैं, डेली आपकी क्लास चलती हैं। ठीक है, लेकिन अनौपचारिक में क्या होगा कि आप स्वतंत्र हैं, जब पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है इसका स्थान, समय और पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं। तो इनका जो पाठ्यक्रम होता है औपचारिक शिक्षा का, ये भी समय और निर्धारित होते हैं। तो तीसरा है शिक्षा मूलतः विद्यालयों में दी जाती है। ठीक है, और अगला हेडिंग है इसमें परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, और अनौपचारिक में ऐसा कोई नहीं है कि आपको प्रमाण पत्र स्वयं से तो पाएंगे नहीं। ठीक है, और अगला हेडिंग है, अगला है दोस्तों अगला पॉइंट, विद्यालय जाने पर यह शिक्षा प्रारंभ होती है और छोड़ने पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, और छठवां पॉइंट है यह शिक्षा के भौतिक मूल्यों से जुड़ी होती है, अर्थात इसका लक्ष्य भौतिक संसाधन जुटाने पर होता है। अनौपचारिक शिक्षा देख लेते हैं, इसी का विपरीत है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे ग्रहण करने के लिए निश्चित पाठ्यक्रम, स्थान, समय, नियमों की आवश्यकता नहीं होती। यह शिक्षा जीवन भर चलती रहती है और अनुभवों पर आधारित होती है। ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे, जो समाज आपको सिखाती है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप किताबों से ज़्यादा आप समाज से सीखते हैं, तो समाज जो है अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, और बेंटाक ने जो है अपने शब्दों में क्या कहा है, शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है और जिसके द्वारा वह जो कुछ है उसका निर्माण होता है। और अनौपचारिक की
शिक्षा की विशेषता क्या क्या है देख लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, तो अनौपचारिक शिक्षा की जो पहली विशेषता है वह है स्वाभाविक शिक्षा। ठीक है, यह शिक्षा भौतिकता से परे स्वाभाविक होती है। इसमें बालक अपने अनुभवों से सीखता है। ठीक है, समाज आपको सिखाता है और आप अपने अनुभवों से सीखते हैं कहीं पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप जो है समाज से अच्छी भली भांति सीखते हैं, जो आपको विद्यालयों से नहीं सीखने को मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा है स्वतंत्र वातावरण। यह शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में प्राप्त होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, तो स्वतंत्र वातावरण है दोस्तों, इसमें आप क्या करते हैं, आप निश्चिंत रहते हैं। आप जीवन पर्यंत कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर कुछ लफड़े हो गए तो वहाँ पर सीखने को मिलेगा कहाँ ऐसा नहीं करना है, और कहीं कुछ हो गया तो वहाँ पर सीखने, मतलब आप जो है टहलते घूमते रहेंगे, वहाँ पर आपको शिक्षा मिलती रहेगी कि आपको कैसे ढलना है, समाज के साथ कैसे चलना है। तो और अगला तीसरा है अनुभवों पर आधारित। इस शिक्षा को प्राप्त करने के मुख्य प्रमुख साधन पास पड़ोस परिवार और समाज होते हैं। चौथा हेडिंग है रुचि एवं जिज्ञासा आधारित। यह शिक्षा बालक की रुचि और जिज्ञासा पर आधारित होती है, जिससे उसका समग्र विकास होता है। पांचवा है निरंतर प्रक्रिया। यह शिक्षा किसी निश्चित समय तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन भर चलती रहती है। इसकी कोई सीमा है ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर न तो फीस देना है न तो कुछ करना है, आप जो है सीखते रहते हैं। ठीक है, और छठवां है औपचारिक रहित मतलब अनौपचारिक हो गया। ठीक है, तो औपचारिक का विलोम जो है अनौपचारिक हो जाएगा। यह शिक्षा में किसी निर्धारित पाठ्यक्रम परीक्षा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और आगे देखेंगे दूरस्थ शिक्षा क्या है। दूरस्थ शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें शिक्षार्थी शिक्षक एक ही स्थान पर उपस्थित नहीं होते, बल्कि भिन्न संचार माध्यम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे टेलीविजन रेडियो पत्राचार हो गया पत्र के माध्यम से। ठीक है, तो शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो यहाँ से जो है दोस्तों आप ऑनलाइन हो गया यूट्यूब हो गया, तो यहाँ पर जो है शिक्षा से आप जुड़ सकते हैं। कहीं दूसरी जगह पढ़ाई जा रही आप तक वह पहुँचता रहेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें दोस्तों, पहला हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो इग्नू है। तो इग्नू एक रेडियो पर पहले कार्यक्रम भी आता है दोस्तों जो है। ठीक है, आकाशवाणी या ऐसे करके इग्नू आर करके कार्यक्रम चलता था रेडियो पर, वहाँ पर भी जो है आपको क्लासेस चलाई जाती थी और आप जो है घर पर बैठ करके सुनते थे। तो वो अभी जो है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पत्राचार ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करना। ठीक है, यूट्यूब फेसबुक ये सब क्या हो जाएंगे, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा। और दूसरा है NIOS। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये भी जो है दोस्तों अभी जैसे डीएलएड हो रहा है वैसे NIOS जो है ये भी कोर्स करवाता था। ठीक है, अभी तो बंद है। इसमें भी जो है दूरस्थ शिक्षा होता था, जो माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देना। ठीक है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा देना। और तीसरा है स्वयं पोर्टल है दोस्तों। स्वयं पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आप कोर्स कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, चौथा है किसी विश्वविद्यालय से ऑनलाइन डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करना। आप घर बैठे हैं, आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, आप चले जाइए एडमिशन करा करके चले आइए, सीरीज पढ़िए, जा करके पेपर दे करके चले आइए, वही जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह जो है ऑनलाइन आप घर पर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यह दूरस्थ शिक्षा हो जाएगा। अब इसकी विशेषता जान लेते हैं कि विशेषता आखिर है क्या। ठीक है, तो विशेषता में अगर हम देखें दोस्तों दूरस्थ शिक्षा की, तो इसमें लचीलापन होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, कोई निश्चित समय बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा जो है स्थान की बाध्यता नहीं है, मतलब आपको वहाँ जा कर के ही पढ़ना है। ठीक है, विद्यार्थी किसी भी स्थान से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें शैक्षणिक संसाधनों में उपस्थित होने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से या आप जहाँ पर हैं वहीं से जो है आप इसको पूरा कर सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों स्व अध्ययन मतलब सेल्फ लर्निंग।
इस प्रणाली में विद्यार्थी स्वयं अध्ययन सामग्री का अध्ययन करके सीखते हैं। और चौथा है कम लागत। इसमें जब आप दूर से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है आने जाने की खर्चा कम हो जाएगी, वहाँ पर रहने की खर्चा कम हो जाएगी, हॉस्टल की खर्चा कम हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर कॉस्ट कम पड़ने वाला है। यह शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा की तुलना में अधिक सस्ती होती है। ठीक है, तो आप पहले जाते थे दिल्ली, कोटा, राजस्थान, तो यहाँ पर जो है जब एडमिशन लेते थे तो आपको काफ़ी ज़्यादा 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए दे करके आप एडमिशन लेते थे। लेकिन अब जो है आप घर से ऑनलाइन कोर्स 4,000, 5,000 में उपलब्ध है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो यह है दूरस्थ शिक्षा। आगे देखते हैं, पांचवा है तकनीकी आधारित शिक्षा, टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग। इनमें ऑनलाइन क्लास, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वीडियो लेक्चर ठीक का उपयोग किया जाता है। और छठवा है कार्यरत विद्यार्थियों के लिए लाभकारी। ठीक है, नौकरी करने वाले लोग भी अपने समय के अनुसार पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आप सुबह नौकरी किए 8 घंटे 10 घंटे, इसके बाद आपको खाली टाइम मिले आप पढ़ते रहिए। और सातवां है प्रमाण पत्र और डिग्री प्राप्ति। ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थानों से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, ऑनलाइन आप एग्जाम दीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो दोस्तों यह था हमारा लेक्चर 2। वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा कमेंट में, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।